डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो लेक्चर नंबर 132 है, ये कोई जो है जनरल टॉपिक नहीं है, बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक है। और स्पेशल टॉपिक कैसे है? क्योंकि पूरे मैकेनिकल वाइब्रेशन में आज हम लोग जितना भी लगभग 200 प्लस 300 प्लस जो भी न्यूमेरिकल मिला दें तो 300 प्लस वीडियो आपके पास अवेलेबल है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि हमारा सोल पर्पज क्या होता है मैकेनिकल वाइब्रेशन कोई भी सिस्टम में। तो मेन सिस्टम कोई भी सिस्टम हो, चाहे वह बीम हो, ठीक है ना। जैसे मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराऊं तो मैकेनिकल वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वाइब्रेटिंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, मास होता है दोस्तों, और ये आपका स्प्रिंग है, और ये है आपका डैम्पर, ठीक है। और ये स्प्रिंग की स्टिफनेस के है और ये डैम्पर सी है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बनाए थे, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 फॉर फ्री वाइब्रेशन। फॉर फ्री वाइब्रेशन जहाँ की एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, के स्टिफनेस है, सी डैम्पर डैम्पिंग कोफिशिएंट है। इसको हम लोग इनर्शिया फोर्स बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, अब कोई भी सिस्टम हो, अब ये एक सिस्टम था। दूसरा सिस्टम क्या था, जब हम बात करते हैं टोर्सनल वाइब्रेशन की, तो टोर्सनल वाइब्रेशन क्या है, या तो हमारा सिस्टम कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा इसका। और इसके ऊपर जो है आपका एक क्या है, डिस्क लगा हुआ है। इसको आप रोटेट कर दिए, रोटेट कर दिए मतलब आप बचपन में देखे होंगे कि जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना। ये वही चीज़ है, ये क्या है, वही चीज़ है। तो अब जो है इसमें भी क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। ये अभी हम वर्टिकल दिखाए हैं, हॉरिजॉन्टल भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। या पेंडुलम की बात कर लें, आप किसी भी सिस्टम की बात करेंगे 99% जगहों पर हमने निकाले थे फ्रीक्वेंसी। तो आज जो है बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ जितने भी स्टैंडर्ड सिस्टम हैं पूरे मैकेनिकल वाइब्रेशन के, वो हम देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर क्या सब देखेंगे? नहीं, जो स्टैंडर्ड है, जो फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, या जिसका आसानी से हम यहाँ समझा पाएंगे, उन्हीं का समझा पाएंगे। सबका संभव नहीं है, सबका संभव है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आए कुछ जो स्टैंडर्ड सिस्टम है हमारा, ठीक है। स्टैंडर्ड सिस्टम कौन सा है और कैसे उसको हम स्टैंडर्ड सिस्टम समझते हैं, कैसे निकालते हैं, एक एक को हम निकालेंगे और यहाँ बताएंगे। सबसे पहला कि हम आपको बताएं कि ये तो डैम्प्ड वाइब्रेशन है। डैम्पिंग यदि हटा दें यहाँ से, आप डैम्पिंग हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन दैट मीन्स कि ये आपका स्प्रिंग हो गया और ये मास हो गया। सबसे बेसिक सिस्टम है ये। स्प्रिंग के स्टिफनेस के है, लोड पर यूनिट लेंथ, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ठीक है। इसका यदि इक्वेशन की बात करेंगे तो एम एक्स डबल डॉट, अच्छा देखिए इक्वेशन लिखना भी संभव नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन का अलग से जो है वीडियो आपके लिए बना दूंगा। एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 होगा यदि फ्री वाइब्रेशन है तो। और इसका जो फ्रीक्वेंसी निकल करके आता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्क्वायर रूट के बाई एम, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के बाई एम। और इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यही यदि हम आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके टर्म में, हर्ट्ज के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट के बाई एम। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये सबसे बेसिक है। ये अभी तक जितना आप पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। अब ये तो कुछ इस तरह का सिस्टम था। यही यदि फिक्स सिस्टम हो हमारा, क्या हो, फिक्स्ड सिस्टम हो, दैट मीन्स कि एक मास आपका यहाँ पर है, जिसको कि आप क्या बोले थे, सेमी डिफिनिट सिस्टम, M2 और M1, ठीक है ना, इस तरह का कोई सिस्टम हो, और ये स्टिफनेस क्या हो, K, ठीक ना। तो यहाँ यदि आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाता है, ओमेगा n इक्वल टू के M1 प्लस M2 अपन M1 इंटू M2, ये आपका
फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसी तरह से इसी को चेंज करके कुछ ऐसा हम कर देते हैं, फिक्स एक स्प्रिंग, बीच में मास, और फिर से एक स्प्रिंग, ठीक है। और ये क्या हो गया, मास, ये क्या हो गया, के और के, ठीक है ना। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2k/m, ठीक है, स्क्वायर रूट 2k/m, ठीक है। यहाँ पर k और k क्या है, एक तरह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, पैरेलल में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसी में स्प्रिंग जो है यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसी तरह स्प्रिंग जो है सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल ये सीरीज में स्प्रिंग है, ये मान लीजिए K1 है और ये K2 है, तो ये इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होती है, स्टिफनेस निकालेंगे तो क्या होगा, 1/K1 प्लस 1/K2, मतलब KE जो निकालेंगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस, दैट विल बी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। यदि यही स्प्रिंग हमारा पैरेलल में हो तो 1 2, इस तरह से स्प्रिंग यदि पैरेलल में हो तो, ठीक है ना, इधर लोड लगेगा और इधर लोड लगेगा, तो यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या हो जाती है, K1 प्लस K2, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। अब ये कैसे निकालते थे, स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन पैरेलल, ठीक है ना, वो याद रखने वाली बात है। अब उसी तरह से जो है ये यदि मान लीजिए कि कुछ ऐसा है आपका सिस्टम, ये सीरीज और पैरेलल के आधार पर यदि हम बताएं, तो जैसे ये कोई सिस्टम है आपका, ये कोई मास m है और ये आपका k और K1 K2 मान लीजिए, तो ये दोनों क्या हो गया, अब पैरेलल में हो गया, ठीक है ना। तो इसकी जब आप निकालेंगे क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट K1 प्लस K2 अपॉन m, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए थोड़ा सा टोर्सनल सिस्टम पर। ये टोर्सनल सिस्टम हम आपको बता रहे थे अभी, इसी यही ना टोर्सनल सिस्टम। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि कोई आपका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है और ये आपका क्या है, साफ्ट है, और इसके ऊपर जो है कोई आपका रोटर लगा है या डिस्क लगा है, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग बेसिकली मास न लिख करके क्या लिखते हैं, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो साफ्ट आप देख रहे हैं, यहाँ स्प्रिंग तो दिख नहीं रहा है, लेकिन साफ्ट इज बीइंग ट्रीटेड एज इलास्टिक मटेरियल, एज ट्रीटेड एज स्प्रिंग, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग निकालते हैं KT, क्या, स्प्रिंग, सॉरी, टोर्सनल स्टिफनेस। और ये टोर्सनल स्टिफनेस यदि आप थोड़ा सा और निकालेंगे तो ये टोर्सनल स्टिफनेस होता है टॉर्क अपॉन थीटा। टॉर्क अपॉन थीटा मतलब जो आप इसके ऊपर टॉर्क लगाएंगे और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट इसका होगा, ये भी कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। टॉर्क अपॉन थीटा इक्वेशन होता है आपका टोर्सन इक्वेशन, टॉर्क अपॉन IP इक्वल टू टाउ अपन R इक्वल टू C थीटा अपन L, याद होगा आपको। यहाँ पर ये T क्या है, टॉर्क अप्लाइड, और IP क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है दोस्तों, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकलेगा और इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। टाउ क्या हो गया, शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड द शाफ्ट। R क्या है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट। C क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। L क्या है, टोटल लेंथ। L क्या है आपका, टोटल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉर्क अपॉन IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, C थीटा अपन L, ये होगा कि नहीं। देखिए तो इस दोनों को ले लिए हैं, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन ये थीटा इधर ले लेंगे और CIP अपन L हो जाएगा कि नहीं। तो यही KT इक्वल टू T अपन थीटा भी लिख सकते हैं और CIP अपन L भी लिख सकते हैं, ठीक है, CIP अपन L भी लिख सकते हैं। तो अब इसका जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट KT अपन I, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, KT क्या हो गया, टोर्सनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट, और I क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, नॉट द
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस शाफ्ट, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा यहाँ पर, यहाँ केटी जो निकालेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ सी आई पी अपन एल के फॉर्मूला से, तो क्या होगा आपका, क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये आई क्या है, रोटर का, रोटर का जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक में कहीं डाउट होने की संभावना नहीं है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को आगे बढ़ने के साथ ही मिला था, ये तो टोर्सनल वाइब्रेशन का हो गया आपका। टोर्सनल वाइब्रेशन में भी आपको टोर्सनल स्टिफनेस निकालने के लिए बताए थे सीरीज में और पैरेलल में स्प्रिंग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी में कंपाउंड पेंडुलम आपको पढ़ाए थे, याद होगा क्या, कंपाउंड पेंडुलम। अब कंपाउंड पेंडुलम का क्या कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट यही था ना आपका, कि ये कोई आपका जो है पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसा ले लिए थे, और ये वर्टिकल से एंगल कितना है, थीटा पे ये मूव कर रहा है, और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जी है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना था आपका, h, ये कितना था, h। ठीक है, और ये जो है आपका, ये जो है यहाँ पर लोड कितना लग रहा है, ये W, तो इसका दो कंपोनेंट, एक ये हो जाएगा W cos थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये W sin थीटा, याद होगा आपको, ये भी एंगल कितना है, थीटा। तो इसका जो है फ्रीक्वेंसी हमने निकाला था, और इसका फ्रीक्वेंसी निकल करके आया था ओमेगा एन इक्वल टू आया था स्क्वायर रूट जी एच अपन के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा इधर वाले के में और यहाँ के में, ये जो के है आपका बेसिकली स्टिफनेस नहीं है, बल्कि क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। जी क्या है, 9.8 सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला। एच क्या है, दिस हाइट या लेंथ, और ये के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, क्या है, याद रखना होगा। उसी तरह से आपका कोई बीम है, कोई बीम है, उसका फ्रीक्वेंसी निकालने आपको बताए थे। ये यदि बीम है आपका, ये बीम मान लीजिए क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और कुछ इस तरह से इसका, अब ये डिफ्लेक्शन y है एट डिस्टेंस x पर। ठीक है, तब आप यहाँ का नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ओमेगा एन स्क्वायर। अब यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर रूट हम नहीं रख सकते हैं, इसका कारण यह है कि ये इंटीग्रेशन में आता है, और ये क्या होगा, ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, क्या हो गया, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द बीम, ये जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द बीम। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ बीम। ये एक बार अभी हम लोग और पढ़ेंगे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद, जो है कंटिन्यूअस सिस्टम में, क्या है, कंटिन्यूअस सिस्टम में इसको एक बार और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप जो है एक बार और इसको देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ें हम लोग, थोड़ा सा आगे यदि बढ़ें तो हमें मिला था फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड फ्री वाइब्रेशन, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। और फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन में जो है आपको बताए थे डैम्पिंग में क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक ना, क्रिटिकल डैम्पिंग। और क्रिटिकल डैम्पिंग कहाँ पर आएगा, ये देख रहे हैं आप, डैम्पिंग, यही डैम्पिंग की वह वैल्यू जहाँ पर
कि डिटर्मिनेंट 0 हो जाता था, ठीक है ना, जहाँ पर रेजोनेंस अकर नहीं होता था, कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाले थे क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में। क्रिटिकल डैम्पिंग को हमने डिफाइन किया था, ठीक है ना, CC, और ये होता है 2mw, ठीक है ना, मास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये होता था आपका एप्सिलॉन और C/CC, रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट अपन क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। और वहां पर क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में आपका निकलता था क्या, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, WD, और ये होता है √1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, या जीटा भी बोलते हैं, और इनटू यहाँ पर ओमेगा। ये ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा n लिख देते हैं, लीजिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा n यहाँ पर जो है क्या है आपका, आप लिख सकते हैं √k/m। बाद बाकी इसका फॉर्मूला वहाँ भी बताए थे आपको। तो ये डैम्प्ड जो है वाइब्रेशन का जो है वो निकाले थे। उसी तरह से आपको याद होगा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, उसमें जो है एम्पलीट्यूड जो है किस तरह से वेरी करता है, वह आपको बताए थे नेचुरल लॉग ऑफ x1/x2, ठीक है ना। अब ये डेल्टा कैसे निकालते थे, ये बहुत लंबी कहानी थी, ठीक है ना। और जो है इसको यदि हम लिखना चाहें डायरेक्ट डेल्टा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 पाई √1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, या जीटा क्या है, रेशियो ऑफ डैम्पिंग रेशियो, CC, ठीक है ना, C/CC, ठीक है ना, C/CC, ठीक है। अब यहाँ तक जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से फोर्स्ड वाइब्रेशन में एक और निकाले थे आपको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सिस्टम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये होता है 1 माइनस 2 एप्सिलॉन का स्क्वायर, और इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रेशियो। याद होगा मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालते थे A/XS, और ये होता है 1/2 जीटा। फिर जीटा हम बता दें क्या है, C/CC, डैम्पिंग कोफिशिएंट अपन क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो है जब हम आगे बढ़े थे तो निकाले थे क्या, क्रिटिकल डैम्पिंग। अब थोड़ा क्रिटिकल डैम्पिंग याद कीजिए क्या होता था, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता था, जहां पर क्रिटिकल स्पीड शाफ्ट का निकाला करते थे। यहां पर क्रिटिकल स्पीड, अब क्रिटिकल स्पीड में क्रिटिकल डैम्पिंग भी यूज करते थे, लेकिन अभी डैम्पिंग का हम नहीं बताने जा रहे हैं। हम तो सिंपल जो है ये आपका शाफ्ट है, और ये बियरिंग में जो है फिक्स है, और यहाँ पर क्या है, रोटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या होता था, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या होता था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो डिफ्लेक्शन होता था, तो डिफ्लेक्शन पर क्या होता था, सेंटर ऑफ मास, और ये आपका G जो है ये ज्योमेट्रिक सेंटर होता था, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दी रोटर, ये डिस्टेंस होता था x, और ये निकालते थे यहाँ पर E, ठीक है। तो x/E निकालते थे, याद होगा आपको क्या निकालते थे, x/E, और यही फेल्यूरिटी, सेफ और फेल्यूर कंडीशन दोनों जो है बताता था। और ये क्या होता था, WC/W का स्क्वायर -1। ये WC क्या है, क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड आपके नेचुरल स्पीड से जो है ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, इक्वल नहीं हो सकता है। WC यदि W हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 0 मतलब रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगा, ये ब्रेक आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका फ्रीक्वेंसी निकाले थे जो है क्रिटिकल स्पीड की फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 पाई √G/डेल्टा। बोलिएगा सर डेल्टा क्या है, तो डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ दी शाफ्ट है, डिफ्लेक्शन ऑफ दी
साफ्ट है। यहाँ तक जो है मुझे नहीं लगता है कि अब दिक्कत होगा आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, कहाँ पर, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में। किस में बढ़े आगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में काफ़ी कुछ हम लोग देखे थे, ठीक है ना। और इसमें जो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मास शुड बी 2, मिनिमम जो है नंबर ऑफ मास कितना होना चाहिए, 2। अब इसका स्टैंडर्ड एक सिस्टम बताए थे आपको, ये स्प्रिंग है, मास है, फिर स्प्रिंग है, मास है, और ये स्प्रिंग है। ये आपका K1, K और K2, ये M1 और M2, ठीक है। इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकलेगा। देखिए, नंबर ऑफ मास जितना होगा उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे, उतने ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेगा, और उतना ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम मान लें कि K1 = K2 है और M1 = M2 = M है, ऐसा यदि हम मान लेते हैं तो इसका 2 फ्रीक्वेंसी निकला था। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 2 इक्वेशन बनेगा। और बाय द वे इक्वेशन निकालना हम आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, हमें नहीं लगता है कि हमसे अच्छा जो है कहीं कोई बताया होगा, शायद ही। लेकिन ये तब आप कंपेयर कर पाएंगे जब एक बार आप खुद से निकालेंगे। इसका ω1 निकला था √K/m और ω2 निकला था √3K/m, ठीक है। तो ये ω1 और ये ω2 याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं। उसके बाद एक इसी में बहुत अच्छा सिस्टम बताए थे, ये तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें एक सेमी डिफिनिट सिस्टम बताए थे, याद होगा आपको। सेमी, देख लीजिए, मैं अभी बता दूंगा आपको सेमी डिफिनिट। अब सेमी डिफिनिट सिस्टम क्या होता है कि इसमें कपलिंग जो स्प्रिंग है सिर्फ एक सिंगल स्प्रिंग रहता है, और कोई भी सिस्टम हो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का, ठीक है ना, ये इस तरह का भी बन सकता है, कोई भी 2 मास होना चाहिए। लेकिन यदि 2 मास होगा तो हमने बताया कि 2 फ्रीक्वेंसी निकलेगी, बाई द वे एक फ्रीक्वेंसी आपकी 0 निकल जाती है, तो उसी सिस्टम को ए सिस्टम हैविंग एटलीस्ट 1 फ्रीक्वेंसी एज 0 इज कॉल्ड सेमी डिफिनिट सिस्टम। और दूसरा फ्रीक्वेंसी इसका निकालेंगे तो आपका 3K/m निकल करके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका निकल करके आ गया। इसके अलावा ही जो है एक और सिस्टम आपको थोड़ा सा याद दिला दें। टोर्सनल में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में ही अभी और बताएंगे। अब ये तो लीनियर सिस्टम था अभी आप जो देख रहे हैं, इसी में एंगुलर सिस्टम भी हम बताए थे कि ये शाफ्ट है, और शाफ्ट के ऊपर दोनों साइड क्या है, पुली लगा हुआ है। शाफ्ट मान लीजिए यहाँ पर फिक्स है, किस में फिक्स है, बियरिंग में। ये बियरिंग का सिंबल आपको हम बना देते हैं, ये बियरिंग में फिक्स है। और ये 2 शाफ्ट है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 है। तो इसका भी आप ω_n निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, √K/I1 + I2 अपन I1 × I2, ये 2 आपका निकल जाएगा, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोर्सनल। अब देखिए, टोर्सन में कहीं ना कहीं एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा, और यहाँ पर जो आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट आएगा x। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पर x और थीटा को कंबाइन कर पाएँ, दोनों हो जाए, x भी सम हो और थीटा भी हो? तो जी हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट कपलिंग। कोऑर्डिनेट कपलिंग, कोऑर्डिनेट कपलिंग कैसे डिफाइन करते हैं तो समझिएगा। बेसिकली क्या होता है कोऑर्डिनेट कपलिंग में, कि जैसे आप बस, ट्रक, ये सब जो देखते हैं, कभी आप गाड़ी पे बैठते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है ये सिस्टम है आपका, ये सिस्टम जो है लीनियर मूव तो कर ही रहा होता है। जब आप ब्रेक लेते हैं तो ये सिस्टम जो है आगे मूव करते हुए और नीचे झुक भी जाता है, मतलब कुछ ऐसे झुका तो ये थीटा भी हो गया, ठीक है, और x भी हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये सिस्टम से ये क्या हो गया,
ये ऊपर उठ जाता है और ये नीचे आ जाता है, ठीक है ना। अब इसका इधर का डिस्टेंस आधा का L1 मान लीजिए और इधर का क्या मान लीजिए L2 मान लीजिए, ठीक है ना। ये L1 और L2 और ये क्या हो गया मास m। तो इसकी दो फ्रीक्वेंसी निकलती है दोस्तों। ओमेगा 1 इसका निकलता है स्क्वायर रूट K1 प्लस K2 अपन m, ठीक है ना। अब K1 और K2 कहाँ से आ गया, तो यही आपका स्प्रिंग ही तो है। ये जो है आपका एक स्प्रिंग में इलोंगेशन आता है, दूसरे स्प्रिंग में कंप्रेशन आता है, ठीक है। और ओमेगा 2 जो निकलेगा इसमें निकलता है K1 L1 का स्क्वायर, ये L1 लेंथ, और प्लस K2 L2 का स्क्वायर। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, K1 है और ये K2 है अपन I क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। तो आई थिंक कोऑर्डिनेट कपलिंग समझ गया। और इसमें एक चीज आप समझे होंगे कि K1 L1 और K1 L2 जो है ये L1 एंड L2। तो ये क्या था, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जहां पर कि दो तरह का आपका लीनियर और एंगुलर दोनों जो है कंबाइंड है, लीनियर एंड एंगुलर दोनों कंबाइंड है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बढ़े थे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में। मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर नंबर ऑफ मास 2 या 2 से ज़्यादा होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अब यहाँ पर निकालना अब संभव नहीं है। देखिए, एक मास m, दूसरा मास m1 m2 और ये तीसरा मान लीजिए कि m3, और इसका x3 x2 इसका x1, ये K1 K2 और K3, ठीक है। इस तरह से ये 3 निकल गए, ये डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया, ठीक है। अब क्या होता है कि 3 इक्वेशन आप बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 3 जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट यदि हम फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा। अब ऐसे मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे याद है, तो मैं ये लिख पाऊंगा 0.4 समथिंग होता है स्क्वायर रूट K/m, ठीक है ना। ये K/m कब हम एज्यूम कर रहे हैं, जब K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू K हम लिख लेते हैं, और ये M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू M मान लिए उस समय, ठीक है। उसी तरह से ओमेगा 2 जब आप निकालते हैं तो 1.2 स्क्वायर रूट K/m आ जाता है, और ओमेगा 3 जो है 1.8 स्क्वायर रूट K/m आ जाता है। ये 3 नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपका निकल जाता है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में। यदि 4 मास हो तो 4 निकलेगा, 6 होगा तो 6 निकलेगा, 10 होगा तो 10 निकलेगा। जितना होगा नंबर ऑफ मास उतना ही जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और उतना ही जो है आपका क्या निकलेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी में एक मेथड पढ़ाए थे, आपको याद होगा, रिले मेथड। कौन सा मेथड, रिले मेथड। अब ये रिले मेथड जो है बेसिकली बीम वगैरह का जो है निकालने, मतलब कि इसका होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालते हैं और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकालते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाता है। जैसे कि ये आपका सिस्टम है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इसमें जो है आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो कई सारा फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा रहे हैं, यहाँ भी। तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कि नहीं। जब इस तरह का होगा तो सबका जो है डिफ्लेक्शन भी अलग अलग निकलेगा, ठीक है ना, निकलेगा कि नहीं। अब यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप निकालते हैं तो इक्विवेलेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी बेसिकली यहाँ पर निकालते हैं, और ये एक बार आपको अभी शुरू में भी बताए हैं, अभी फिर बता देते हैं। EI/m, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और m क्या है, मास, ठीक है, इनटू और ये क्या होता है 0 to L जो भी लेंथ होगा टोटल, और d² y/2
डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपन, और इधर 0 टू एल, और ये क्या होगा वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या होता था रिले मेथड, ये क्या होता था रिले मेथड। उसी तरह से एक डंकर्ली जो है, डंकर्ली मेथड, डंकर्ली मेथड। अब डंकर्ली मेथड में क्या होता है कि सिमिलर, वहां भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सेम यही बीम है। मान लीजिए कि यहाँ पर 0.1 2 3 4, अब यहाँ पर सिंपल एक इक्वेशन होता है, याद रखिएगा, आपको हम कई बार बता चुके हैं, जी बाई डेल्टा, ठीक है ना, जी अपन डेल्टा। तो यहाँ ओमेगा 1 यदि हम निकालते हैं तो जी बाई डेल्टा 1, मतलब कि यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन मालूम होना चाहिए, यहाँ भी मालूम होना चाहिए, यहाँ भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जी बाई डेल्टा 1, जी बाई डेल्टा 2, जी बाई डेल्टा 3, इस तरह से करके आप हर पॉइंट पर आप निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब इक्विवेलेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना हो, इक्विवेलेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है ना, ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 बाई ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं भी डाउट हो तो जो है आप देख सकते हैं, ये बहुत आसान मेथड था, डंकर्ली मेथड इसका नाम था, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से होल्जर मेथड्स का आपको हमने बताया था फ्रीक्वेंसी निकालने, ठीक है ना, होल्जर मेथड से निकाले थे, स्टोडला मेथड बताए थे, ये सब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का फ्रीक्वेंसी निकालने के जो है अलग अलग फार्मूला है। एक इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट बताए थे, वहाँ से भी जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़े थे कंटिन्यूअस वाइब्रेशन सिस्टम में। कंटिन्यूअस वाइब्रेशन सिस्टम में भी जो है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से जो है आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ट्रांजिएंट वाइब्रेशन का भी हमने बताया था कि वहाँ पर भी आप कैसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, बट ये सब तो क्या है कि स्टैंडर्ड मेथड है तो हमारा निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आप 2 रोटर 3 रोटर और कंटिन्यूअस सिस्टम, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, ये सब में जाते हैं तो वहाँ पर विदाउट इक्वेशन का डायरेक्ट लिखना जो है थोड़ा सा अपने लिए दिक्कत की बात है, ठीक है ना। तो उसको आप देखिए, सब हम पढ़ाए हुए हैं, बिना पढ़ाए एक भी नहीं लिखे हैं। जैसे ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में मुझे याद आ रहा है कि उस समय जो है, अब हम लिखना चाहेंगे, ये फ्रीक्वेंसी होता था पी एन, उससे निकालते थे एन पाई ए अपन एल, ये स्टैंडर्ड होता था। और ए क्या होता था, ए इक्वल टू, तो ए स्क्वायर होता था एक्चुअली ई अपन रो, और ये क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिक। अब ये किसके लिए निकाले हैं आप, ये आप वाइब्रेशन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, ठीक है ना, या टोर्सनल, सबके लिए अलग अलग निकलता था। वो आप जो है जा कर के देखेंगे, ठीक है ना, लेक्चर नंबर है वह 73 to 90 तक का जो है वो है पूरा सिस्टम, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का। तो वहाँ जा कर के देखेंगे तो आपको सब फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आज काफ़ी कुछ जो है हमने जो बताए, ये फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह हमने कोशिश किया है कवर करने की, ठीक ना। तो ये हमने कोऑर्डिनेट कपलिंग हो कि सिंपल सिस्टम हो, लीनियर सिस्टम हो। अच्छा, एक नॉन लीनियर वाइब्रेशन भी होता है, नॉन लीनियर वाइब्रेशन की भी फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालनी है। तो अब आप बोलिएगा सर नॉन लीनियर की बता दीजिए, तो आप रट नहीं सकते, ये तो फिर भी आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, लेकिन नॉन लीनियर का आप याद नहीं कर सकते हैं। आपको जो है एक एक करके आपको इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज काफ़ी कुछ हो गया, और इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़िए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे जो है फार्मूले हैं जो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वाइब्रेशन का प्रॉब्लम में। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, keep smiling, keep watching all such kind of video. Thank you very much.